हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शो में आज बात कोरोना काल में लोगों पर पड़ने वाली महंगाई की मार की। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया है, जिससे पेट्रोल ₹1.67, डीजल ₹7.10 महंगा हो गया है प्रति लीटर। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतें अब करीब करीब बराबरी पर आ गई हैं। अच्छा, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा मतलब आम आदमी की जेब में कटौती। और वैसे भी इन दिनों आम आदमी का हाल आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला है। उस पर सरकार के अपने खाली खजाने भरने वाले फैसले आम आदमी की जेब और हल्की कर रहे हैं। इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं, जनता कोरोना से लड़े या महंगाई से? कोरोना काल में महंगाई की मार। 59 रुपए 63 पेट्रोल के दाम होते थे, आज वो 71 रुपए 30 पैसे हो गए हैं। इसी तरह आपको डीजल के दाम भी दिखाते हैं। डीजल के भी रेट, जो नए रेट थे वो भी लागू हो गए हैं। डीजल के रेट जो पहले अभी तक 62 रुपए हुआ करते थे, अब वो प्रति लीटर 69 रुपए 43 पैसे यानी कि 59 रुपए 43 पैसे हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया टैक्स। संकट काल में सख्त फैसले की बताई मजबूरी। जिंदगी हमेशा खुशहाल और रोशन नहीं होती। मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ते बतौर वित्त मंत्री, ये मैंने सीखा है। सख्त फैसलों का बोझ जनता पर भारी। चुनाव से पहले सब कुछ मुफ्त में देंगे, पैसे की कमी नहीं है। 2 महीने बाद 2 गुना टैक्स लेंगे, तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं हैं। आपका बेजोड़ अर्थशास्त्र। दिल्ली ने सिखाया जनता की जेब काटने का तरीका। आज सुबह ही दिल्ली सरकार ने ट्वीट किया और डीजल और पेट्रोल दोनों में 30% वैट लागू कर दिया। उसके बाद से नई कीमतें लागू हो गई हैं और लोग नई कीमतों में भरा रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन है, लोगों की आवाजाही कम है, बावजूद इसके जो लोग आ रहे हैं उनको नई कीमतों के अनुसार तेल भराना है। कैसे झेलेंगे कोरोना और महंगाई का दोहरा वार? जनता कोरोना से लड़े या महंगाई से? और आइए जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। आज की इस चर्चा में खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमन पवार जी भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है मैं चर्चा आज सैयद जफर इस्लाम के साथ शुरू करती हूँ। और जफर भाई, मैं आपके साथ शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ठीक है, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ आप अर्थशास्त्र के जानकार भी हैं। ऐसे में ये केजरीवाल सरकार ने जो सरकारी खजाना है उसे भरने के लिए जो फैसला लिया है, ये वक्त की जरूरत है या फिर ये केजरीवाल सरकार की संवेदनहीनता है? आप किस तरीके से आंकते हैं इसको? देखिए, मैं क्या मुझे दूसरा हेड भी पहना के पूछा है, इसलिए मुझे थोड़ा सही से जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं हकीकत तो यह है कि जो वायदे किए थे केजरीवाल सरकार ने और जो बार बार उन्होंने कहा था कि मेरा एक ही सवाल है जो राघव चड्ढा जी को जवाब देना चाहिए कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है। तो मैं पूछता हूं कि जब आपको, ठीक है, आपके रेवेन्यू कम हो गए और आपके पास साधन कोई और नहीं है, इसलिए कि हर जगह जहां से रेवेन्यू आता था वो सारा ठप पड़ा था, तो आपको सरकार चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। लेकिन क्या ऐसे आपने सिर्फ टैक्स जो लगाया है वो डबल कर दिया है? वैट डीजल पे 16.75% से आपने सीधे 30% कर दिया, जबकि 27 से 30% आपने किया पेट्रोल में। तो मुझे लगता है कि गरीबों के पेट पे ही लात मारा है इन्होंने, इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा डीजल की गाड़ियों से होता है, उसी से जो है बाकी चीजों के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं। तो मुझे लगता है कि आज उनका फैसला, मैं कह सकता हूं कि ऐसे सिचुएशन में सभी सरकारों को अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए आईना भी सामने है, मिरर है कि बाकी सरकारों ने भी ऐसे कदम उठाए। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपको इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे जिससे आप अपने रेवेन्यू जो है उसको बढ़ा सके, लेकिन उसमें संवेदनशीलता तो दिखाइए ना। राघव चड्ढा, आप पर आरोप, सीधे गरीबों के पेट पर लात मारने वाले फैसले ले रही है केजरीवाल सरकार।
मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। मुझे लगता है आज सारे सवाल मुझसे होंगे, तो मैं सारी बात को परिप्रेक्ष्य में डाल देता हूं। अप्रैल के महीने में पिछले साल दिल्ली सरकार की आमदनी लगभग 3500 करोड़ थी। इस बार हमारा अपना आंकलन था कि 4000 करोड़ के आसपास आमदनी आएगी। उसका 10% यानी कि 400 करोड़ रुपए भी महीने की आमदनी दिल्ली सरकार की नहीं आई। दिल्ली एकलौता ऐसा अभागा राज्य है जिसको केंद्र सरकार एक फूटी कौड़ी शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में नहीं देता है, देश के हर राज्य को देता है। दिल्ली और अभागा इसलिए भी है क्योंकि केंद्र सरकार ने आज से लगभग 4 हफ्ते पहले देश के हर राज्य को कुल मिलाकर 17,000 करोड़ की राशि का वितरण करके आपदा प्रबंध के लिए दिया गया। उसमें से एक नया पैसा दिल्ली सरकार को नहीं दिया। इकलौता ऐसा राज्य है जिसको पैसा नहीं दिया। दिल्ली के पास अपने केवल यही 2-4 सोर्सेज हैं जिससे दिल्ली की आमदनी हो सकती है, जिससे डॉक्टरों की और नर्सों की आप वेतन दे सकते हैं, पीपीई किट खरीद सकते हैं, वेंटिलेटर खरीद सकते हैं, गरीबों को मुफ्त राशन दे सकते हैं। गरीबों की बात कर रहे थे, 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिया है। रोजाना 12 लाख लोगों को रात्रि भोज और दोपहर का खाना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार खिला रही है। ये गरीब का पेट पालने के लिए कहीं से तो आमदनी चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आज हम पे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मई 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री बने थे, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम थे $109 प्रति बैरल। आज मैं सारे आंकड़े लाया हूं, $109 प्रति बैरल। आज वो $109 प्रति बैरल घट के $1 प्रति बैरल पे आ गया है, यानी कि $108 की गिरावट। एक बार भी मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने आम आदमी को पैसा नहीं दिया, डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं करे, बल्कि एक दर्जन बार 12 बार पिछले 6 सालों में दाम बढ़ाए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आपातकाल परिस्थितियां हैं। आपातकाल परिस्थितियों में इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं। आपने अपनी बात रख दी। मुझे लगता है अब इस पर आना चाहिए, सैयद जफर इस्लाम साहब को जवाब देना चाहिए। सर, ये कोरोना काल, संकट काल, सारी मलाई इस कोरोना काल संकट काल में केंद्र सरकार ही खा लेगी क्या? राज्य सरकारों के लिए भी तो कुछ छोड़िए ना। और फिर दिल्ली को वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई मोदी सरकार से दिल्ली को तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती है, क्या करें वो? देखिए रुमाना जी, मैंने पहले ही कहा कि ऐसे हालात में जबकि रेवेन्यू के सारे सोर्सेज बंद है तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उपाय अपना देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये सवाल उठाया था, और उसके बाद राघव चड्ढा जी का जवाब दूंगा। मैंने ये सवाल उठाया था कि उनके पास ऑप्शंस था, पेट्रोल के दाम ज्यादा बढ़ा सकते थे, डीजल के कम बढ़ाते, लेकिन उन्होंने खासकर डीजल के ज्यादा बढ़ाए ताकि जो आज तक वो नाटक बार बार ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि हमारे गरीबों की सरकार है और गरीबों पे ही पेट पे लात मारा। अब मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, हमारी सरकार जब से आई तो जाहिर है कुछ जब जो वोलेटिलिटी थी वो वोलेटिलिटी रही, लेकिन प्राइसेस जो कम हुए और जो सेविंग जो उससे हुई, उससे देश के जो गरीब इलाके में खासकर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमने पूरे पैसे लगाए। तो सर वही बात तो आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है, वही तो दिल्ली सरकार कह रही है। जो बात आप केंद्र के लिए दलील दे रहे हैं, वही दलील बिल्कुल दिल्ली सरकार दे रही है। वो भी पैसा जो लेगी टैक्स का, वो यही कह रही है हमें भी खर्चे करने हैं, हमें भी गरीबों के कल्याण के लिए खर्चा करना है। मैं एक मिनट, मैं सर देखिए कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। जरा सा अमन को भी जरा इसमें जरा सा अमन को शरीक कर लीजिए, उसके बाद राघव आपके पास ही आऊंगी। अमन की भी राय जान लेना, भाई कांग्रेस क्या सोच रही है। कांग्रेस इन हालात में, क्योंकि ये आम हालात नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं, कोरोना काल संकट काल है। ऐसे संकट काल के अंदर जिस तरीके से फैसले लेने पड़ रहे हैं, खुद नेता भी मान रहे हैं कि भाई हम कठोर फैसले ले रहे हैं, तो आप मतलब कांग्रेस केजरीवाल सरकार की पीठ थपथपाएगी या फिर आपके पास सवाल है केजरीवाल सरकार के लिए? अमन की आवाज नहीं आ पा रही। जी अमन। जो टैक्सेस हैं वो सबसे कम आते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आप अपने एडवर्टाइजमेंट का बजट बनाते हैं तो आप पूरे देश में जितनी राज्य सरकार है, सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का बजट केजरीवाल सरकार ने अपना एडवर्टाइजमेंट का बजट बनाया और इस तरीके से पॉपुलर अपने एडवर्टाइजमेंट दिए कि देश के हर राज्य, हर राजधानी में दिल्ली के ऐड जा रहे थे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप एक तरफ तो मकान मालिकों से आप ये निवेदन करते हैं कि किराएदारों से किराया ना लिया जाए, कोई किराया मकान मालिकों ने नहीं लिया, लोगों को खाना भी खिलाया और जो है उनकी जेब में आपने अब छेद करने के लिए एक अगले ही दिन जो है बिजली के बिल भेज दिए, पानी के बिल भेज दिए,
और आज जो है आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। तीसरा सवाल मेरा केंद्र से है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और जो आज की सरकार है, जैसा राघव चड्ढा ने भी बोला कि जिस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे, हम आज कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से 100% के लगभग की गिरावट जो है अब आकर आई है। आज $107 जो है प्रति बैरल प्राइस कम हो गए हैं। तो जब इतना दाम गिर गया है तो केंद्र सरकार इसका बेनिफिट आगे क्यों नहीं पास ऑन कर रही? ये आपके पास हर तरीके के जो है आप जो है जहाँ पे डंडा इस्तेमाल कर रहे हैं जनता के खिलाफ, बड़े बड़े झटके दे रहे हैं जनता को, आप इस तरीके से कुचलिए मत। मेरा सवाल आज ये भी है, ठीक है दिल्ली, ठीक है अमन आपने अपने सवाल रख दिए। अमन आपने अपने सवाल रख दिए, अब जवाब ले लेते हैं। अमन अब जवाब ले लेते हैं। आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि आप सब बढ़ाया जा रहा है, आप सब कोई भी स्टूडियो में तो है नहीं, इन पैसों से सब मेरे साथ स्काइप या लाइव व्यू से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज अपनी बारी पर ही बोलिए सर, वरना तो एक दूसरे की आवाज ना सुन नहीं पाएंगे हम लोग और दर्शक कुछ समझ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर मैं सैयद जफर इस्लाम के पास चलूं, उससे पहले राघव चड्ढा को आना चाहिए और जवाब देना चाहिए, क्योंकि राघव चड्ढा यहां सवाल जो है वो सिर्फ आपके टैक्स वसूलने पर नहीं है, सवाल आपकी गलत प्लानिंग को लेकर है। चुनाव से पहले आप सब कुछ फ्री 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 बांट रहे थे, चुनाव से पहले दिल्ली का बजट बहुत बढ़िया था, बड़ा शानदार था, ये प्लानिंग है आपकी। आपने कोई बफर कुछ बनाकर नहीं रखा कि अगर संकट काल आया तो अब आप आम आदमी की जेबें टटोलने लगे कि निकालो पैसा, हमें टैक्स दो। आज संकट काल आया है और उसी के चलते आपने देखा है कि दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है पूरे देश में जिसमें पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, डॉक्टरों की पीपीई किट्स, साथ ही साथ रैपिड टेस्टिंग और पीसीआर टेस्टिंग किट्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। सबसे ज्यादा जांच दिल्ली में हो रही है प्रति मिलियन आबादी पर। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आईसीएमआर के हैं। ये दिखलाता है दिल्ली की प्रिपेयर्डनेस, दिल्ली की तैयारी। जहां तक अभी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने बात रखी, मैं ये कहना चाहूंगा दोनों साथियों को कि थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी 1-2 दिन बाद आपकी भी तमाम सरकारें ये सारी चीजें लागू करने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का भी मैं किसी का एक बयान पढ़ रहा था कि हम भी सोच रहे हैं कि इस प्रकार से बढ़ाया जाए टैक्स। आंध्र प्रदेश की सरकार ने तो 75% टैक्स लागू कर दिया है। तो आपकी राज्य की जो सरकारें हैं उनको तो केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए देता है, उसके बावजूद आप ये लगाने जा रहे हैं। हमें तो केंद्र सरकार 1 रुपया नहीं देता। दूसरी चीज आप हमारी सुन लीजिए, आपातकाल परिस्थितियों में रोमाना जी, आपातकाल में मुश्किल कदम लेने पड़ते हैं। मुझे याद आता है कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और गुजरात के अंदर एक भूकंप आया था जिसने पूरे गुजरात को तहस नहस कर दिया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अर्थक्वेक के लिए एक सेस का लागू किया था, राहत कार्य के लिए 1% सेस लगाया था तमाम टैक्सेस पर। उसी हिसाब से जब इनकी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई और सुनामी आया, तब सुनामी सेस लगाया इन लोगों ने। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत के नाम पर 1% का सेस लगाकर लोगों से पैसा वसूला। हम तो इस प्रकार की किसी सेस में नहीं पड़ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं हमारे पास 2-3 चीजें हैं, पेट्रोल, डीजल और शराब, थोड़े से दाम बढ़ा रहे हैं और ये कोई स्थायी समाधान नहीं। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। राघव आपने जो पॉइंट्स रखे, राघव आपने अपने जो पॉइंट्स रखे, देखिए जो दूसरा पॉइंट आप गिना रहे थे ना, मुझे लगता है आप उस पर दोबारा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरा सवाल वही था। आप जिसे अपनी संकट काल में उठाए गए, मजबूरी के वक्त में, मुश्किल वक्त में उठाए गए कठोर कदम बता रहे हैं ना, उसे विरोधी जो हैं, आपके जो विपक्षी दल के साथी हैं, वो कह रहे हैं नहीं साहब ये कोई मुश्किल वक्त वाले कदम नहीं है, ये दरअसल इनकी गलतियों की भरपाई है जो ये जनता पर बोझ डालकर कर रहे हैं। क्या गलती है? क्या गलती है? फ्री की जो राजनीति आपने की, फ्री की बिजली, फ्री की पानी, मैं उस पर आऊंगी। फ्री की बिजली और फ्री का पानी दे दिया और वो हम आगे भी देंगे। राघव, आपके पास मैं आ जाऊंगी इस सवाल के साथ, आपके पास मैं आ जाऊंगी इस सवाल के साथ, लेकिन पहले जरा एक पॉइंट आपने जो रखा था ना, उस पर क्लैरिफिकेशन लेने दीजिए मुझे। सैयद जफर इस्लाम साहब, ये जो दिल्ली ने दिखाया है रास्ता, जो राघव चड्ढा कह रहे हैं यहाँ पर ताल ठोक कर कि साहब इंतजार कीजिए, 1-2 दिन में आप सुन लेंगे इनकी पार्टियों की जो राज्य सरकारें हैं वो भी ऐसे ही टैक्स बढ़ाएंगी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बीजेपी शासित राज्य सरकारें भी बढ़ाएंगी। क्या ये आप गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर सैयद जफर इस्लाम की ऐसा कोई बढ़ोतरी नहीं होगी बीजेपी शासित राज्यों में? मैं जवाब उसका देना चाहता हूँ। पहली बात कि बाकी
जिस राज्य से भी आप देखिए, वहां के मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा दावा नहीं किया कि हम हर चीज फ्री में देंगे। उन्होंने सरकार चलाना है, सरकार के लिए रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज के जो माध्यम है उससे रिसोर्सेज रेज करना है और सरकारी खर्च करना है और सरकार को चलाना है। ये सभी सरकारें करती है। जिन लोगों ने लोगों को गुमराह किया उसमें से केजरीवाल जी सबसे नंबर 1 पे हैं, जिन्होंने गुमराह किया लोगों को, दिल्ली की जनता को कि मैं हर चीज फ्री दूंगा। लेकिन फ्री ना, जब ऐसा मौका आया जब उनके साथ खड़ा रहने का, तो उन्होंने सीधे वहां पर सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ाया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए टैक्स बढ़ाना ये स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, लेकिन किस जगह कितना टैक्स बढ़ाना आप देखिए। बाकी स्टेट ने भी बढ़ाया, ऐसा नहीं, तमिलनाडु ने बढ़ाया और भी स्टेट ने बढ़वाया, लेकिन 7 रुपए 10 पैसा डीजल पे, ये जानते हुए कि इसका सीधा इम्पैक्ट गरीबों के पेट पे पड़ेगा, वो किसी सरकारों ने किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जब बात करते हैं कि इतने सारे क्रूड के प्राइसेस जो है नीचे हो गए पिछले 5-6 सालों में, तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप बजटरी एलोकेशन देखा होगा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस सरकार ने गलत किया पिछले 5 सालों में, 5 साल सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिए, और सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। इस 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ जो है, 100 लाख करोड़ जो है हमने खर्च किया, करने का कमिटमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बजट जाके देखिए, सरकारी बजट, उस पे जो एलोकेशन हुआ है हिस्टोरिक है। अभी जस्टिफिकेशन मत दीजिए कि कौन कहाँ पर खर्चा कर रहा है। फिलहाल हम खजाने को भरने के जो तरीके हैं ना, उसी पर अपनी चर्चा को केंद्रित रखते हैं ना। फिलहाल जो खजाना भरने की जो तरीका है ना, उसी पर अपनी चर्चा को केंद्रित रखते हैं। 1 मिनट बस आ रही हूं आपके पास राघव, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जरा सा मुझे अमन के पास जाने दीजिए, क्योंकि अमन मुझे लगता है एक सवाल जो मेरे मन में था दिल्ली सरकार का ये फैसला देखकर कि भाई अभी तो वैसे भी दिल्ली रेड जोन है, और ऐसे में जो गाड़ियां निकल रही हैं, जो चल रही हैं, जिनको पेट्रोल डीजल भरवाना होगा, ज्यादातर एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई गाड़ियां हैं, और ऐसे में दिल्ली सरकार का ये फैसला। अमन देखिए, बिल्कुल जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो सब्जी के दाम हैं, दूध के दाम हैं, और भी जो वस्तुएं जो हमारी डेली यूज में आती हैं, उन सब के दाम इससे बिल्कुल अफेक्ट होंगे। दूसरी बात ये, जो राघव जी बार बार आपके चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र से इनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती, तो ये मैं आपके चैनल से बता दूं कि दिल्ली में सबसे बड़ी बात, दिल्ली की पुलिस जिसका 17 से 18 हजार करोड़ सालाना खर्चा है, वो केंद्र सरकार उठाती है। दूसरी बात, दिल्ली में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, जैसे एम्स हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, इसका पूरा खर्चा जो है केंद्र सरकार उठाती है। दिल्ली सरकार इसमें एक कौड़ी नहीं देती। देश के कोने में भी। अब 1 मिनट बोलने दीजिए राघव जी, घबराइए मत। और मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल टैक्सेस है, जो जीएसटी का शेयर है, उसका एक बड़ी मात्रा का शेयर जो है दिल्ली सरकार को अपना टाइम टू टाइम केंद्र से हमेशा मिलते आता है। तो जो आप ये जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार से आपको कोई असिस्टेंस नहीं मिलती, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है बोलना। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, अब जवाब लेते हैं, तालमेल के साथ मेरा भी जवाब ठीक है। अब आपके पास से नहीं करेंगे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, ये सिचुएशन नहीं सुधर सकती। ठीक है, जब मुख्यमंत्री अमन आज पर फोकस रहते हैं। अमन प्लीज आज पर फोकस रहते हैं, समय कम है, ये कोरोना काल संकट काल है, और ऐसे में जरा जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। आइए राघव जवाब दीजिए। ये हो जाता है रोमाना जी, अक्सर हो जाता है। जब आप पिछले विधानसभा चुनाव में भी 0 सीटें लाए, हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा चुनाव जवाब दीजिए, मुद्दे का तो आप भूल जाते हैं, ये बेचारे भूल रहे हैं। बात गलत, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हॉस्पिटल का खर्चा गिलास पानी पीजिए। अच्छा अमन प्लीज अब सुन लीजिए। अमन उन्होंने आपको सुना, अब आप सुनिए प्लीज, आराम से बात कीजिए। यहाँ पर कोई चीख चिल्ला नहीं रहा है, आराम से एक दूसरे की बात सुन रहे हैं हम लोग। ये पहले भी 0 पे थे, आज भी 0 पर है। मैं ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये बेचारे आंकड़े भूल गए हैं। दिल्ली और दिल्ली के लोग लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स में केंद्र सरकार को हर साल भरते हैं। एक नई फूटी कौड़ी केंद्र सरकार उस हिस्से में से दिल्ली सरकार को नहीं देता, अन्य राज्यों को देता है, जिसे 15th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन के अनुसार आवंटन किया जाता है। सबको पता है, अभी बेचारे सत्ता के बाहर है इतने दिनों से, ये शायद। जहां तक आप मुझसे पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को कहना चाहूंगा, यदि आपको वास्तव में जनहित की चिंता है और जनता का हित चाहते हैं, तो $109 प्रति बैरल से घटकर कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1 प्रति बैरल आ गया है। आप चाहें तो कम से कम 45 रुपए पेट्रोल पर
और 38 रुपए डीजल पर कम कर सकते हैं और जनता को वो राहत दे सकते हैं, वो केवल आपके हाथ में है। मैं जवाब 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर आपने 60,000 करोड़ रुपए का खजाना जो वसूला है, आप अगर जवाब लौटाएं तो डीजल और पेट्रोल मुफ्त मिल सकता है हमारे देश के अंदर। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया कर मुफ्त आपको गौरव चड्ढा जी आइए, जो आपने 60,000 करोड़ रुपए का मेरे को पूरा करने दीजिए, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ रोमाना जी। आप अपनी बात जल्दी से पूरी करिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा जफर इस्लाम साहब। आइए जल्दी से राघव चड्ढा। तो पेट्रोल और डीजल के दाम यदि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर जो इन्होंने एक फैसला लिया था, नीतिगत फैसला, अगर उस फैसले पर ये वास्तव में कायम है और जनता की हित चाहते हैं तो पेट्रोल और डीजल आज देश में बिल्कुल फ्री मिल सकता है अगर केंद्र सरकार चाहे। दूसरी चीज और सबसे अहम चीज, ये आपातकाल परिस्थितियां हैं। मैं दलगत राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मुश्किल समय के मुश्किल फैसले हैं। 2018 के अंदर केरल के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, आपके चैनल ने लगातार उसकी कवरेज दिखाई थी। उस समय केरल के मुख्यमंत्री ने अपनी वहां पर बिकने वाले पेट्रोल, डीजल और शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर ज्यादा राहत कोष इकट्ठा किया था ताकि लोगों की राहत करी जा सके। ठीक है, ये आपातकाल राघव सुनिए, आप मेरी बात सुनिए राघव चड्ढा, मेरी बात सुनिए। मैं बस इतना जानना चाह रही थी कि भाई ये आपातकाल परिस्थितियां हैं, ये सामान्य हालात नहीं है, ये कोरोना काल है, संकट काल है, ये सब तो हम सुन रहे हैं ना। 22 मार्च जब प्रधानमंत्री ने पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है ना, लॉकडाउन 3 में हम आज आम आदमी जो है वो आप लोगों को पता है क्यों ठगा हुआ महसूस कर रहा है? मुझे लगता है सैयद जफर इस्लाम को यहां पर आना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि सर ये सरकारी खजाने भरने के जो तरीके हैं उसका भी सारा बोझ आम आदमी पर पड़े। मतलब एक तरफ आप लोग शराब की दुकानें खोल दो, ये फरमान जारी कर देते हैं, दूसरी तरफ आप लोग पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दो, ये फरमान जारी कर देते हैं। मतलब सेहत से खिलवाड़ हो वो आम आदमी के, जेब कटे वो आम आदमी की। आप मुझे ये बताओ सर, सरकारें कोई प्लानिंग क्यों नहीं करती हैं? ये क्राइसिस सिचुएशन हो सकती है, इस तरीके के हालात बन सकते हैं देश में, आप लोग क्या कोई विजन के साथ चलते ही नहीं हो सर? आने वाले 5 साल के लिए, आने वाले 7 साल के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा तो फिर हम ये करेंगे, ऐसा कुछ सोचते नहीं आप लोग? बस सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हर 6 महीने बाद चुनाव आते रहते हैं तो सारा फोकस जो है वो वोट बैंक और चुनाव पर। रुमाना जी देखिए, जब कोई भी आप ऐसा कदम उठाते हैं, आपने सही बिल्कुल कहा कि जब ऐसा आप कदम उठाते हैं कि आप लोगों को गुमराह करने के लिए सब कुछ फ्री देने का वादा करते हैं, तो आप उसको स्टेबलाइजेशन फंड भी आप क्रिएट करके रखते हैं कि अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको देने की स्थिति में नहीं हुए तो ये स्टेबलाइजेशन फंड जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो ईयर मार्क रहता है इस चीज के लिए, प्राय इस चीज को इस तरह के दिन में उसको इस्तेमाल करने की। लेकिन क्या है कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है आज कह रहे हैं, जिनका आप ट्वीट देखिए, ऐसा लग रहा है कि गरीबों को सिर्फ पेट पे लात नहीं मार रहा है बल्कि उनके इमोशन के साथ भी खेल रहे हैं। संजीदगी नाम की कोई चीज नहीं, जिस तरह का वो ये कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। मैं आपको क्या एक मिनट सैयद जफर इस्लाम साहब, सैयद जफर इस्लाम एक मिनट, आपने इनके वित्त मंत्री के ट्वीट की बात की, उसमें आप कह रहे हैं कि वो क्या गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे उड़ा रहे हैं सर? वो ट्वीट तो मेरे पास है, मैंने दिखाया भी है चैनल पर, समझा दीजिए ताकि राघव चड्ढा जवाब भी देना। आपने आरोप तो लगा दिया, अगर आप चाहे तो मैं पढ़ देती हूँ वो ट्वीट। उस ट्वीट में उन्होंने कहा जिंदगी हमेशा खुशहाल और रोशन नहीं होती, मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, बतौर वित्त मंत्री ये मैंने सीखा है। अब इसमें गरीबों का कैसे मजाक उड़ाया आप ये बता दीजिए ताकि राघव चड्ढा रिस्पॉन्ड कर सकें। सर ऐसे आरोप लगाकर मत निकलिए शो में। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो उसको संजीदगी से बता रहा हूँ कि आज अगर आप देखिए, जिंदगी का हर वक्त हर समय ऐसा नहीं होता है। ये आज कह रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं कहा था इलेक्शन से पहले? मैं तो इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले ये कह सकते थे कि देखिए आज क्या बात, इलेक्शन से पहले कोरोना हो रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा मालूम था? आज ये ट्वीट भेजने की क्या जरूरत थी? जब आपने कुछ वायदे किए हैं तो वायदे इसी हालात के लिए किए थे ना, कि अब ऐसे हालात हो गए कभी और आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जब आपके साथ खड़ा रहने का समय आया तो आपने साथ छोड़ दिया। लेकिन अच्छे समय के साथी है, बुरे समय के साथी नहीं, यही सरकार ने दिखाया है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। राघव चड्ढा इस बात को तो आपको स्वीकार करना होगा ना सर कि कोई प्लानिंग दिल्ली सरकार के बजट के अंदर कम से कम नजर नहीं आती है। मतलब आप लोग क्या अब तक पैसा उड़ा रहे थे?
आप लोग अभी तक जो फ्री की राजनीति कर रहे थे वो सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा कि दिल्ली की आर्थिक सेहत किस तरीके से सुधारी जाए। आप लोगों ने 3 महीना 6 महीना किसी चीज का कोई ख्याल नहीं रखा कि इतना हम बफर बनाकर रखें अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो। राघव, बहुत अच्छा सवाल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं जरा 3-4 चीजें, फैक्चुअल चीजें आपके समझ रख देता हूं। पहली चीज तो यह है कि इस देश की इकलौती ऐसी सरकार है दिल्ली सरकार जिसका सरप्लस बजट है, यानी कि हमारे सर पे एक फूटी कौड़ी का कर्जा यानी कि डेट नहीं है। दूसरा, जब आज से 5 साल पहले हमारी सरकार बनी थी तो दिल्ली की सालाना आमदनी, दिल्ली सरकार की आमदनी महज 26,000 करोड़ थी। हमने 5 साल में उस 26,000 करोड़ को बढ़ाकर 54,000 करोड़ करके दिखाया है। और जो पैसा बढ़ाया है इसमें अरे तो आज आपके पास टैक्स नहीं लगाया है। आज की जो हालत है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, चिल्लाइए नहीं, बैठ जाइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आज हालात आप सरप्लस है तो थोड़ा डेफिसिट में चले जाइए, इनको बोलिए चिल्लाइए नहीं, तब मैं जवाब दूंगा। ये चीखने से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सरप्लस बजट का जो आप अपने पीठ सपा रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि अच्छा, आप लोग ये जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आप लोग ये जिस तरीके की बहस कर रहे हैं यहाँ पर, इस बीच ये जरूर जान लीजिए आप लोग कि जो आंकड़े आए हैं ना कोरोना को लेकर, वो बेहद भयावह और डरावने हैं। आपको पता है पिछले 4 दिन में कोरोना के देश में 11,000 से ज्यादा मामले बढ़े हैं। दुनिया के किसी भी देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पिछले 4 दिन में जो बढ़े हैं वो भारत में बढ़े हैं। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि 6 हफ्ते के बाद जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना का ग्राफ नीचे गया है, हिंदुस्तान में इससे बिल्कुल उलट हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर वो ग्राफ जो है अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है 6 हफ्ते के बाद। मतलब ये कोरोना काल, संकट काल जो है, देखिए वो कितना बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 4 दिन में 11,390 नए केस सामने आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 मामले कोरोना के सामने आए हैं। और ऐसे में ये कोरोना काल, संकट काल तो ऐसा लग रहा है कि अभी टलने वाला नहीं है। और उस पर सरकारों की ये नीति जो देखने के लिए मिल रही है कोरोना काल से उबरने की, आम आदमी समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार इसका हल होगा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल देखिए समय मेरे पास इतना ही आज की इस चर्चा में, और इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है कि जिस तरीके के ये फैसले लिया गया है पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का, फ्री का चस्का लगाने वाली सरकार को महामारी में मनमानी से परहेज करना चाहिए। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय यही है।